नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसे हम रोज देखते हैं, पर शायद ही कभी उसके बारे में इतना सोचते हैं। पेंट। हम्म। और इसकी कहानी कोई मतलब 100 या 200 साल पुरानी नहीं है। ये हम्म। 40,000 साल पुरानी एक गुफा से शुरू होती है। बिल्कुल। ये सोचना ही मतलब कमाल है कि उस जमाने में भी इंसान सिर्फ सिर छिपाने के लिए छत नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि अपनी दुनिया को रंगीन बनाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, ये हमारी सबसे बुनियादी इच्छाओं में से एक है ना। अपने माहौल पर अपनी एक छाप छोड़ना, उसे सुंदर बनाना। सही। आज हम इन्हीं गुजरे हुए जमानों के रंगों की कहानियों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये सारी जानकारी हमें एक ऐतिहासिक संरक्षण अधिकारी और एक ऐसे डिजाइनर से मिली है जिन्हें ऐतिहासिक संदर्भों में महारत हासिल है। अच्छा। हम समझेंगे कि शुरुआती पेंट मतलब वो बनते कैसे थे, कैसे अलग-अलग दौर ने अपनी खास पहचान बनाई और आज हम अपने घरों के इतिहास को कैसे जिंदा रख सकते हैं। तो चलिए एकदम शुरुआत में चलते हैं। मान लीजिए आज से 200 साल पहले हम्म। अगर किसी को अपना घर पेंट करवाना होता, हम्म। तो वो मतलब दुकान जाके क्या खरीदता? पेंट होता क्या था उस जमाने में? उस जमाने में आज जैसी पेंट की दुकानें तो होती नहीं थी। जी। पेंट एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, सरल सा मिश्रण था। बुझा हुआ चूना और पानी। अच्छा, व्हाइट वॉश जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल वाइट वॉश। और वही सबसे आम पेंट था। अब अगर किसी को रंग चाहिए तो वो अपने आसपास देखता था। अच्छा, मतलब जो कुछ भी हाथ लगे उसी से रंग बना लो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। रंग के लिए स्थानीय चीजों का इस्तेमाल होता था, जैसे लाल रंग के लिए पिसी हुई ईंट की धूल, ओके। पीले या भूरे रंग के लिए अलग-अलग तरह की मिट्टी और काले रंग के लिए दिए या मोमबत्ती की कालिक। इन चीजों को चूने और पानी के मिश्रण में मिला दिया जाता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय रंगों में कोई एक रूपता या स्थिरता तो बिल्कुल नहीं होती होगी। बिल्कुल नहीं। मतलब अगर आज पेंट खत्म हो गया तो कल जो बैच बनेगा वो थोड़ा अलग ही दिखेगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हर बैच अनोखा होता था। एक ही पेंटर अगर एक ही घर को पेंट कर रहा है तो भी रंगों में थोड़ा बहुत फर्क आ ही जाता था। हम्म। और यही वजह है कि आज किसी पुराने घर का असली रंग खोजना वो संरक्षण अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ी जासूसी जैसा काम है। ये तो बहुत मुश्किल काम होगा ना। तो फिर विशेषज्ञ ये करते कैसे हैं? मान लीजिए किसी को अपने 150 साल पुराने घर का असली रंग जानना है, तो वो कहाँ से शुरू करे? इसके दो मुख्य तरीके हैं। एक सरल तरीका है और एक ज्यादा वैज्ञानिक। अच्छा। सरल तरीका है कि घर की उन जगहों पर देखा जाए जहां बार-बार पेंट नहीं किया गया हो, जैसे दीवारों की पट्टियां मतलब मोल्डिंग्स या खिड़की के फ्रेम के पीछे। हाँ, जहाँ पेंट पहुँचता नहीं आसानी से। बिल्कुल। अक्सर इन जगहों पर असली पेंट की कोई ना कोई परत बची रह जाती है। लेकिन यहाँ भी एक समस्या होगी। इतने सालों में धूप, नमी और हवा से रंग फीका पड़ जाता है, ऑक्सीडेशन से बदल जाता है। सही कहा। तो जो रंग मिले जाए वो शायद असली न हो, बल्कि उसका एक एक बिगड़ा हुआ रूप हो। सही कहा। और यहीं पर दूसरा वो उन्नत तरीका काम आता है। वो क्या है? इसमें दीवार से पेंट की एक बहुत छोटी मतलब करीब 1 इंच की परत को सावधानी से निकाला जाता है। अच्छा। फिर उसे लैब में माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर उसका विश्लेषण किया जाता है। ये किसी पेड़ के तनों के छल्लों को देखने जैसा है। आपको पेंट की सारी परतें दिखती हैं, एक के ऊपर एक। वाह, मतलब आप समय में पीछे जा सकते हैं, परत दर परत। जी, माइक्रोस्कोप से पता चलता है कि हर परत में कौन-कौन से पिगमेंट इस्तेमाल हुए थे, बाइंडर क्या था, उनकी स्थिरता कैसी थी। इस जानकारी के आधार पर असली रंग को प्रयोगशाला में फिर से बनाया जा सकता है। ये तो एक तरह की फॉरेंसिक साइंस हो गई। हाँ, बिल्कुल। पेंट के लिए फोरेंसिक साइंस। तो ये सब करने से पहले ये तय करना भी तो जरूरी होगा कि आखिर हम हासिल क्या करना चाहते हैं ना। मैंने सुना है कि संरक्षण, जीर्णोद्धार और नवीनीकरण, इन तीनों में बहुत फर्क है। ये समझना सबसे जरूरी कदम है। देखिए, संरक्षण या प्रिजर्वेशन का मतलब है किसी इमारत को उसके मौजूदा स्वरूप में ही बनाए रखना। उसे समय में फ्रीज कर देना। हाँ, एक तरह से जो जैसा है उसे वैसा ही सुरक्षित रखना। और जीर्णोद्धार? जीर्णोद्धार मतलब रेस्टोरेशन का मतलब है उसे किसी खास ऐतिहासिक दौर के स्वरूप में वापस ले जाना। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका घर ठीक वैसा ही दिखे जैसा वो 1890 के दशक में दिखता था। ओके। तो आप उस दौर के हिसाब से रंग और सामग्री का इस्तेमाल करेंगे। और नवीनीकरण में थोड़ी आजादी होती होगी। हाँ, नवीनीकरण यानी रेनोवेशन का मतलब है ऐतिहासिकता का ध्यान रखते हुए किसी जगह को आज की आधुनिक जरूरतों के हिसाब से बदलना। जैसे आप एक ऐतिहासिक घर में एक मॉडर्न किचन बना सकते हैं, लेकिन शायद आप कैबिनेट का रंग ऐसा चुनें जो घर के बाकी हिस्सों से मेल खाता हो।
इसमें अतीत और वर्तमान के बीच एक संतुलन बनाया जाता है। तो अगर कोई अपने घर का जीर्णोद्धार 1890 के विक्टोरियन स्टाइल में करना चाहता है तो उसे उस दौर के रंगों को समझना होगा। बिल्कुल। उस दौर में ऐसा क्या खास था? जब कारखानों में बने पिगमेंट उपलब्ध होने लगे तो रंगों की दुनिया में तो क्रांति आ गई होगी। बिल्कुल, रंगों की उपलब्धता ने हर दौर को अपनी एक अलग पहचान दी। जैसे औपनिवेशिक अमेरिकी दौर, मतलब 1790 से 1820 के आसपास, रंग बहुत सरल और मिट्टी जैसे होते थे। गेरू, अंबर, सिएना, क्योंकि ज्यादातर पिगमेंट यूरोप से आते थे और बहुत महंगे थे, तो ये सादगी एक तरह से मजबूरी भी थी और उस दौर की सोच भी। और फिर आया विक्टोरियल दौर, जो इस सादगी के बिल्कुल विपरीत था। हाँ, भव्य, गहरा और शायद थोड़ा दिखावा भी। हाँ, विक्टोरियन दौर मतलब लगभग 1840 से 1900, वो औद्योगिक क्रांति का दौर था। अब पिगमेंट ज्यादा सस्ते और आसानी से मिलने लगे थे। रेल लाइनों ने उन्हें छोटे छोटे शहरों तक पहुंचा दिया था। अच्छा, तो लोगों ने रंगों का भरपूर इस्तेमाल किया। गहरे भूरे, जैतूनी, गहरे लाल और बैंगनी जैसे अमीर रंग इस दौर की पहचान बने। लेकिन क्या हर कोई इन गहरे अमीर रंगों का इस्तेमाल करता था, या ये सिर्फ अमीर लोगों का दिखावा था? क्या एक आम आदमी का विक्टोरियन घर भी ऐसा ही दिखता था? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये रंग समृद्धि का प्रतीक थे, इसलिए अमीर लोग इनका ज्यादा इस्तेमाल करते थे। इसी दौर में पेंटेड लेडी शैली का जन्म हुआ, जहां घरों के बाहरी हिस्सों पर 5, 6 या 7 अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल करके उन्हें सजाया जाता था। अच्छा। एक आम आदमी शायद इतने रंग इस्तेमाल न कर पाता, लेकिन वो भी अपने घर के मुख्य दरवाजे या खिड़कियों पर इन गहरे रंगों का इस्तेमाल जरूर करता था, ताकि वो भी उस दौर का हिस्सा महसूस कर सकें। बिल्कुल। इस भव्यता और अधिकता के बाद एक प्रतिक्रिया भी आई होगी, जैसा कि हमेशा होता है। बिल्कुल, विक्टोरियन शैली की इस अधिकता के खिलाफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स आंदोलन शुरू हुआ 1880 से 1920 के बीच। ये प्रकृति की ओर वापसी थी, सादगी और कारीगरी का सम्मान था। फ्रैंक लॉयड राइट इसी दौर के थे? हाँ, वो इसके सबसे बड़े नामों में से एक थे। उनका मानना था कि इमारत को अपने माहौल का हिस्सा लगना चाहिए, अलग से खड़ा हुआ नहीं दिखना चाहिए। लेकिन प्रकृति की ओर वापसी और एक इतना साहसी लाल रंग जैसे उनका मशहूर चेरोकी रेड, इन दोनों में थोड़ा विरोधाभास नहीं लगता? ये विरोधाभास लगता है, पर है नहीं। राइट के लिए प्रकृति का मतलब सिर्फ हरा और भूरा नहीं था। अच्छा। उनके लिए चेरोकी रेड जमीन की मिट्टी का रंग था, एक ऐसा लाल जो बहुत साहसी था, लेकिन फिर भी जमीन से जुड़ा हुआ महसूस होता था। ये प्रकृति की शक्ति का प्रतीक था, न कि उसकी शांति का। और फिर विश्व युद्धों के बाद आर्ट डेको का दौर आया, जिसने सब कुछ बदल दिया। ये तकनीक में एक बहुत बड़ी छलांग थी। युद्ध के बाद केमिकल इंडस्ट्री ने तरक्की की और हम ऐसे सिंथेटिक पिगमेंट बनाने में सक्षम हो गए जिनमें जबरदस्त चमक और सफाई थी। फिरोजी, चमकीले नीले और एकदम साफ सफेद रंग अब संभव थे, जो पहले कभी नहीं थे। तो क्या ये कहना सही होगा कि जैसे जैसे विज्ञान ने हमें नए रंग दिए, समाज ने भी खुद को अभिव्यक्त करने के नए और ज्यादा साहसी तरीके खोज लिए? मतलब हमारी दीवारों का रंग हमारी तकनीकी तरक्की का आईना बन गया? आपने इसे बहुत खूबसूरती से कहा है। बिल्कुल यही हुआ। 2 विश्व युद्धों के बाद दुनिया को कुछ नया, कुछ आशावादी चाहिए था। आर्ट डेको के चमकीले साफ रंग उसी आशा और भविष्य की ओर देखने की भावना का प्रतीक थे। ये दौर ज्यादा साहसी और अभिव्यंजक था। ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन इन सब का आज के समय में किसी पुराने घर में रहने वाले व्यक्ति के लिए क्या मतलब है? ये सबसे बड़ी चुनौती है ना? बिल्कुल। कि घर को म्यूजियम जैसा महसूस कराए बिना उसके इतिहास का सम्मान कैसे करें? ये संतुलन बनाने का ही खेल है। एक डिजाइनर के नजरिए से शुरुआत घर की उन खास विशेषताओं को पहचानने से होती है जिन्हें बदला नहीं जा सकता या नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि पुरानी ईंट की दीवार, लकड़ी के फर्श या हाथ से बनी टाइलें। ये चीजें ही आपके नए रंगों का आधार बनती हैं। ये आपके एंकर हैं। मतलब आप पहले से मौजूद रंगों और बनावटों के साथ काम करते हैं, उन्हें मिटाने की कोशिश नहीं करते। हाँ, एक बार जब आप ये तय कर लेते हैं कि क्या रखना है, तो आपके पास एक रंग पैलेट पहले से ही होता है। फिर आप उन जगहों का आधुनिकीकरण कर सकते हैं जहां ये जरूरी है। जाहिर है कोई भी 1700 के दशक का बाथरूम नहीं चाहता, लेकिन आप उन आधुनिक जगहों में भी ऐतिहासिक रंगों को शामिल कर सकते हैं
ताकि पूरा घर एक कहानी कहता हुआ महसूस हो। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। चलिए क्षेत्रीय रंगों की बात करते हैं। ये बात मुझे बहुत हैरान करती है कि चार्ल्सटन साउथ कैरोलिना का एक घर सांता फे न्यू मैक्सिको के घर से इतना अलग क्यों दिखता है? इसके 3 मुख्य कारण हैं: क्षेत्रीय रोशनी, स्थानीय सामग्री और सांस्कृतिक इतिहास। अच्छा। हर जगह की रोशनी अलग होती है। सांता फे की तेज सूखी धूप में रंग बहुत चमकीले और साफ दिखते हैं। वहां के टेराकोटा, फिरोजी और रेतीले रंग उस धूप में खिल उठते हैं। और वही रंग चार्ल्सटन की नमी वाली नरम रोशनी में शायद उतने अच्छे न लगे। बिल्कुल, चार्ल्सटन की रोशनी ज्यादा फैली हुई और नरम होती है। वहां हल्के पेस्टल रंग, गहरे हरे और नीले रंग ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो उस माहौल के साथ घुल मिल जाते हैं। इसके अलावा स्थानीय सामग्री एक बड़ा कारक है। सांता फे में अडोबी मिट्टी है, तो वहां के घर जमीन से जुड़े रंग अपनाते हैं। चार्ल्सटन एक बंदरगाह शहर है, जहां से कैरिबियन द्वीपों से प्रभावित रंग आए। और सांस्कृतिक इतिहास, आपने चार्ल्सटन और सवाना को जिक्र किया था कि वो बहने जैसे शहर हैं, पर उनका नजरिया अलग है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। दोनों ही ऐतिहासिक शहर है, लेकिन चार्ल्सटन में ऐतिहासिक संरक्षण शिल्प पे ज्यादा जोर है। अच्छा। वहां बाकायदा बिल्डिंग आर्ट्स का एक कॉलेज है जो प्लास्टर और लोहे के काम जैसी पुरानी तकनीकों को सिखाता है। इसलिए वहां का दृष्टिकोण ज्यादा पारंपरिक है। और सवाना? जबकि सवाना में एक बहुत बड़ा आर्ट स्कूल है, स्कैड। इसलिए वहां का नजरिया ज्यादा कलात्मक, ज्यादा प्रयोगधर्मी है। आपको वहां पारंपरिक घरों पर ज्यादा साहसी और आधुनिक रंग देखने को मिल सकते हैं। रंगों से जुड़ी कोई खास कहानी बताइए। हिंट ब्लू रंग की कहानी बहुत आकर्षक लगती है। हिंट ब्लू एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे रंग सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि संस्कृति, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक बन जाते हैं। इसकी जड़ें गुला गीची संस्कृति में है, जो पश्चिमी अफ्रीकी गुलामों के वंशज हैं, जो साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया के तटीय इलाकों में रहते थे। और मान्यता क्या थी इस रंग को लेकर? मान्यता ये थी कि यह हल्का नीला हरा रंग बुरी आत्माओं, जिन्हें हेंट्स कहा जाता है, उनको धोखा दे सकता है। अच्छा, कैसे? ऐसा माना जाता था कि आत्माएं पानी को पार नहीं कर सकती, तो जब घर के बरामदे की छत को इस रंग से रंगा जाता था, तो आत्माएं उसे आसमान या पानी समझकर भ्रमित हो जाती थीं और घर के अंदर नहीं आती थीं। तो ये सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं था, बल्कि एक तरह का मनोवैज्ञानिक आराम था, अपने परिवार को सुरक्षित रखने का एक तरीका। बिल्कुल, ये महज एक रंग नहीं था, ये परिवार की सुरक्षा का एक कवच था। और सुरक्षा की ये भावना इतनी शक्तिशाली है कि ये परंपरा आज भी जीवित है। अच्छा। आज सिर्फ दक्षिण में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में लोग अपने बरामदे की छतों को इस रंग से रंगते हैं। शायद उन्हें इसकी पूरी कहानी न भी पता हो, लेकिन वो शांति और सुरक्षा की भावना से जुड़ना चाहते हैं। तो ये अतीत का सम्मान करने के बारे में है ना कि उसमें कैद होकर रह जाने के। इसका कोई व्यावहारिक उदाहरण दीजिए जहां किसी ने इस संतुलन को खूबसूरती से साधा हो। मुझे एक प्रोजेक्ट याद आता है। एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट शैली का घर था, जिसमें फायरप्लेस के चारों ओर बहुत सुंदर असली कारीगरों द्वारा बनाई गई टाइलें थी। उन टाइलों में गहरे हरे, मिट्टी जैसे भूरे और हल्के क्रीम रंग थे। घर का मालिक उन टाइलों को रखना चाहता था, लेकिन दीवारों के ट्रिम पर एकदम चमकदार सफेद रंग चाहता था, जो आजकल बहुत चलन में है। लेकिन चमकदार सफेद रंग उन पुरानी हाथ से बनी टाइलों के साथ शायद अच्छा न लगता। वो उन्हें और भी पुराना और फीका दिखा सकता था। बिल्कुल, चमकदार ठंडा सफेद रंग उन गर्म मिट्टी जैसे रंगों वाली टाइलों को पुराना और गंदा दिखा सकता था। इसलिए हमने एक अलग रास्ता अपनाया। क्या किया आपने? हमने उन टाइलों के भीतर से ही सबसे हल्का रंग चुना, जो एक तरह का नरम हल्का स्लेटी सफेद था। हमने उस रंग से ट्रिम को पेंट किया। वाह! तो कभी-कभी सबसे अच्छा नया रंग पुराने रंग के अंदर ही छिपा होता है। हाँ, नतीजा ये हुआ कि टाइलें फीकी नहीं लगीं, बल्कि कमरे का मुख्य आकर्षण बन गईं। उस नर्म रंग ने टाइलों की सुंदरता को और भी निखार दिया, न कि उससे मुकाबला किया। ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसने अतीत और वर्तमान को खूबसूरती से जोड़ दिया। तो हमने 40,000 साल पहले की गुफाओं की चित्रकारी से लेकर मिट्टी से बने पेंट और आत्माओं को धोखा देने वाले रंगों तक का एक लंबा सफर तय किया है।
आज की इस पूरी बातचीत से लोगों के सोचने के लिए आखिरी विचार क्या है? एक दिलचस्प बात यह है कि ऐतिहासिक रंग लगातार वापसी कर रहे हैं। जैसे चार्ल्सटन में आजकल गुलाबी रंग का चलन बढ़ रहा है। अच्छा। शायद इसका संबंध उस शहर के फ्रेंच क्वार्टर और मैडम डी पोम्पाडोर से हो, जिन्होंने 1700 के दशक में फ्रेंच दरबार में गुलाबी रंग को लोकप्रिय बनाया था। इसी तरह हरे रंग को अब सिर्फ एक एक्सेंट कलर नहीं, बल्कि एक न्यूट्रल रंग के रूप में देखा जा रहा है, जैसे ग्रे या बेज। ये दिखाता है कि इन ऐतिहासिक रंगों से हमारा जुड़ाव सिर्फ संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक जीवंत संवाद है जो आज भी जारी है। हम अतीत से सीखते हैं और उसे अपने आज का हिस्सा बनाते हैं। बिल्कुल। और हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार। स्रोतों में इस बात का जिक्र था कि पहले लोग अपने घर के जीवन और उसमें होने वाले बदलावों, जैसे नए कमरे बनवाना या दीवारों को रंगवाना, इन सबको डायरियों में दर्ज करते थे। इससे आज हमें उनके डिजाइन और रंगों की पसंद के बारे में पता चलता है। ये आज के लिए एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। डिजिटल तस्वीरों और सोशल मीडिया पोस्ट के इस युग में, जो समय के साथ सर्वर पर या पुराने हार्ड ड्राइव में कहीं खो जाते हैं, 100 साल बाद हमारे घरों के रंगों की कहानी कैसे कही जाएगी? हम भविष्य के संरक्षकों के लिए पीछे क्या सुराग छोड़ रहे हैं?